हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हमने पिछली क्लास में अकबर के बारे में पढ़ा था और अकबर की पूरी हिस्ट्री हमने पढ़ ली थी। शायद 2 क्लासें हमने की थी उसकी, और 2 क्लासों में हमने पूरा अकबर का जो चैप्टर था पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया था। और अकबर के जो बाद का चैप्टर आता है वो दोस्तों जहांगीर का आता है। और जहांगीर जो कि अकबर के बाद आता है, 1605 से इसका शासन 1627 तक रहता है। और जहांगीर का जो दोस्तों पूरा नाम है वो क्या है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इसका फुल नाम है। अब इसका परिचय देख लेते हैं कि ये कौन था, ये कैसे आया था। तो इसका परिचय क्या है, इसका जन्म पहले देखते हैं। 30 अगस्त 1569 में इसका जन्म होता है। 1569 एडी में, 30 अगस्त 1569 एडी में इसका जन्म होता है। इसके पिता अकबर होते हैं, जो कि भारत के सबसे महान सम्राट होते हैं, अकबर द ग्रेट। ये उसके पिता होते हैं। और इसकी माता जो होती हैं वो जोधाबाई होती हैं। जोधाबाई, वही जोधाबाई जिनके लिए अकबर जाना जाता है। या अकबर अगर इतना फेमस है तो वो जोधाबाई की वजह से भी है, क्योंकि अकबर ने जोधाबाई से शादी की थी, जो कि राजा बारमल की पुत्री थी। तो इससे भी बहुत फेमस हुआ था। तो वो जोधाबाई का पुत्र आपका कौन है? जहांगीर है। और इसके बचपन का नाम क्या है? सलीम। क्या नाम है इसके? बचपन का नाम है सलीम। ये सलीम इसका नाम ऐसे पड़ता है क्योंकि अकबर ने मतलब जो सलीम चिश्ती होते हैं ना, फतेहपुर सीकरी में जिनकी दरगाह है सलीम चिश्ती की, तो उनकी मज़ार पे जाके ये मतलब एक तरीके से मन्नत मांगता है अपने बेटे के लिए कि एक बेटा हो। तो वो बेटा आपका कौन होता है पैदा? वो आपका जो बेटा पैदा होता है, इसीलिए उसका नाम सलीम रखा जाता है। इसको पहले शेखू भी कहा करते थे, सलीम को शेखू भी कहा करते थे। मैंने पीडीएफ में इसमें ऐड नहीं किया है, आगे मैं ऐड कर दूंगा कि इसको शेखू भी कहते थे। तो इसका नाम क्या होता है बचपन का? सलीम होता है। सलीम ये कैसे पड़ता है? शेख सलीम चिश्ती के नाम पे इसका नाम पड़ता है। राज्याभिषेक इसका क्यों होता है? राज्याभिषेक इसका कब होता है? 24 अक्टूबर 1605 को इसका राज्याभिषेक होता है। क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। उसके 8 दिन बाद क्या होता है? इसका राज्याभिषेक होता है। और इसकी जो डेथ होती है वो 1627 में हो जाती है आगरा में। और वहीं जब आगरा में इसकी डेथ होती है तो इसका जो मकबरा बनता है वो कहाँ पे बनता है? लाहौर में। ये बड़ी क्रिटिकल बात है कि एक व्यक्ति की मौत आगरा में हो रही है और उसका जो मकबरा है वो आपका लाहौर में बन रहा है। तो ऐसे पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट एग्जाम में फंसा दिए जाते हैं। क्योंकि आपको तो पता है आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी, अब मकबरे की बात पूछ ली है तो फिर आपका कहाँ हुआ? ये लाहौर में हो गया। तो कन्फ्यूजन वाली बातें होती हैं ऐसी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं? इसके जो विवाह हुए हैं किसके? जहांगीर के। तो एक तो इसका मानबाई से विवाह होता है, एक जगत गोसाई से, एक आपका नूरजहां से। तो ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं और तीनों के बारे में पढ़ते हैं। मानबाई जो कि आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री होती हैं। ये आमेर के राजा वही बारमल होते हैं ना, बारमल के पुत्र आपके भगवान दास होते हैं। और इन्हीं भगवान दास की पुत्री आपकी मानबाई होती हैं। और इनसे जो पुत्र की मतलब प्राप्ति होती है, एक तरीके से जो पुत्र इसका पैदा होता है जहांगीर का, उसका नाम खुसरो रखा जाता है। एक शादी इसकी किससे होती है? जगत गोसाई से। ये मेवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री, जो मेवाड़ के राजा होते हैं उदय सिंह, उनकी पुत्री होती है। और उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम होता है खुर्रम। यही खुर्रम शाहजहाँ के नाम से जाना जाएगा आगे, तो इसको भी याद रखना। और एक शादी इसकी होती है नूरजहाँ। नूरजहाँ से जो शादी होती है तो नूरजहाँ का जो नाम होता है वो मेहरुन्निसा होता है। और 1611 में इसकी क्या होती है? शादी होती है। क्या होती है? 1611 में इसकी शादी होती है। और इसने पहली बार इसको कब देखा था? नवरोज उत्सव पर देखा था। इसी 1611 में नवरोज उत्सव एक चल रहा था, ये हर साल लगता था नवरोज उत्सव, नए साल का। नए साल, नवरोज मतलब नया साल जब स्टार्ट होता था तो उसको नवरोज उत्सव कहते थे। ये 22 दिन तक लगता था। तो नवरोज उत्सव के दिन इसने देखा था मेहरुन्निसा को। और देखा था तो बड़ा ही मतलब ये जो मेहरुन्निसा थी यानी कि नूरजहाँ थी, बड़ी ही खूबसूरत थी। तो फिर ये राजे रजवाड़े तो ऐसे होते हैं, जो पसंद आ गई चीज़ वो उनकी, तो ये क्या करते हैं? उससे विवाह कर लेते हैं। अब नूरजहाँ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नूरजहाँ का मामला क्या था। तो नूरजहाँ का एक भाई था जिसका नाम आसफ खां था। नूरजहाँ के पिता थे जिनका नाम मिर्जा गयास बेग था। और नूरजहाँ का पहला पति, मतलब नूरजहाँ की शादी पहले ही हो चुकी थी किसी से, और उसका नाम क्या था? शेर अफगान था। और ये शेर अफगान नाम जहांगीर ने इसको दिया था। अभी आगे बात भी करेंगे कि इसका शेर अफगान नाम कैसे पड़ता है।
और इसका असली नाम क्या होता है? असली नाम इसका होता है अली कुली बेग होता है, मैं आगे बताऊंगा अभी। तो फिलहाल ये 3 पॉइंट आप लोगों को समझ में आएंगे। इसके भाई का नाम आसफ खां, पिता का नाम मिर्जा गयास बेग, पहला पति इसका शेर अफगान। अब एक एक चीज़ को पढ़ लेते हैं। ये जो आसफ खां था, इसको एक उपाधि दी थी, खाने शामा की उपाधि दी थी। किसने उपाधि दी थी? जहांगीर ने। ये उपाधि जहांगीर ने इसको खाने शामा की उपाधि दी थी। और ये जो मिर्जा गयास बेग हैं, इनकी उपाधि क्या है? एतमातुद्दौला। क्या है? एतमाउद्दौला की उपाधि इनको दी गई थी। एतमाउद्दौला कहीं कहीं लिखा मिलता है, कहीं एतमातुद्दौला लिखा मिलता है। तो आप इसको जैसे भी चाहें याद कर सकते हैं, एतमातुद्दौला या एतमाउद्दौला के नाम से। फिर इसको उपाधि तो दी गई मिर्जा गयास बेग को एतमाउद्दौला की। किसने दी थी? ये भी जहांगीर ने ही दी होगी। और एतमाउद्दौला का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? इसको बेबी ताज के नाम से जाना जाता है। और ये भी आपका कहाँ पे? अकबर मतलब आगरा में ही है। और ये सफ़ेद संगमरमर से बना पहला आपका क्या है? एक इमारत है, पहली एक इमारत है। और ये पित्रादुरा शैली में, किस शैली में? पित्रादुरा शैली, मतलब एक होती है कोई अपनी एक शैली होती है, किसी भी चीज़ को बनाने का एक स्टाइल होता है, एक ढंग होता है, एक पैटर्न होता है। तो वो जो पैटर्न है, वो जो शैली है, वो जो ढंग है, वो आपका क्या है? पित्रादुरा शैली उसको कहते हैं। तो एतमाउद्दौला का मकबरा आपका कहाँ पे? आगरा में है, ठीक है, याद रखना। लेकिन जो जहांगीर का मकबरा है वो लाहौर में है, ये भी याद रखना। अब नीचे एक पॉइंट है, इससे पहले मैं इस पॉइंट पे जाने से पहले इनके बारे में बात कर लेता हूँ। कौन? शेर अफगान। तो शेर अफगान के बारे में बात करता हूँ। शेर अफगान, इनकी पुत्री होती है एक लाडली बेगम। क्या होती है? लाडली बेगम। और इसकी शादी शहरयार से कराई जाती है। शहरयार कौन होता है? ये जहांगीर का ही एक क्या होता है? बेटा होता है। तो उसके साथ इसकी शादी कराई जाती है, शहरयार के साथ। तो ये क्या होता है? जहांगीर का बेटा होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, जहांगीर ने महरुन्निसा को नूरे जहां, नूरे महल की उपाधि दी। क्या कहा? जहांगीर ने महरुन्निसा को क्या बोला? नूरे जहां, यानी कि पूरे जहां का नूर, संसार का नूर। नूरे महल की उपाधि। तो ऐसी ऐसी उपाधि दी। मतलब होता है आदमी कुछ भी बोल देता है अपनी मोहब्बत को, अपनी मोहब्बत में कुछ भी बोल जाता है। तो नूरे जहां मतलब संसार की रोशनी, संसार का नूर, ऐसा इसने बोला। लेकिन ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी बोला, क्योंकि आदमी कुछ भी बोलता है। तो ये क्या है? जहांगीर ने इसको क्या है? महरुन्निसा को नूरे जहां कहा था या नूरे महल कहा था। अब ये जो नूर जहां है यानी कि महरुन्निसा है, इसकी एक माता होती हैं, एक क्या माता तो एक ही होती हैं। तो इसकी माता होती हैं अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने क्या किया? गुलाब से इत्र निकालने की विधि बताई थी। तो गुलाब से जो इत्र निकलता है, इत्र आपने सुना होगा, एक खुशबूदार एक क्या होता है? लिक्विड होता है, जो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होता है। और इत्र लगाने से बड़ा ही एक तरीके की खुशबू आती है जिस्म से। तो वो इत्र जो बनाने की विधि बताई थी, वो आपकी किसने बताई थी? अस्मत बेगम ने बताई थी। आज जो लोग सेंट पेंट लगाते हैं, उससे लाख गुना बेहतर आपका इत्र होता है। तो इत्र की विधि जो किसने बनाई थी? अस्मत बेगम ने। नूरजहाँ की जो पहली शादी, अभी हमने नूरजहाँ के बारे में ही बात कर रहे हैं। नूरजहाँ की जो पहली शादी हुई थी वो 1594 में हुई थी अली कुली बेग। इसी का नाम शेर अफगान पड़ता है। क्या है? अली कुली बेग, जो कि शेर अफगान के नाम से जाना जाता है। क्यों? अली कुली बेग ने शेर को मारा था, इसीलिए शेर की उपाधि दे दी थी, मतलब शेर अफगान की उपाधि दे दी थी। किसने? ये अफगानी थे, इसलिए इनको शेर अफगान कहा गया। मतलब अफगान क्यों कहा गया? क्योंकि ये अफगानी लोग थे, सारे के सारे अफगानी लोग थे। तो इनको क्या कहा गया था? शेर अफगान कहा गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और ये जो शेर अफगान था यानी कि अली कुली बेग था, बड़ा बहादुर सैनिक था, बहुत इतने दिलेर सैनिक था, बहुत ज़्यादा दिलेर सैनिक था। और ये शेर अफगान जो था, ये जहांगीर की सेना का ही एक सैनिक था। और उसी की पत्नी आपकी नूरजहाँ होती है। लेकिन जब नूरजहाँ को जहांगीर देख लेता है तो फिर वो उससे शादी कर लेता है। और नूरजहाँ के काल में क्या था? ईरानियों को उच्च पद प्राप्त थे। जो ईरान के लोग थे उनको बड़े ही उच्च पद प्राप्त थे। क्योंकि होता है कि नूरजहाँ की मोहब्बत में कौन था? आपका जहांगीर आपका पागल हो गया था, नूरजहाँ की मोहब्बत में था। और ईरानी लोग नूरजहाँ को बड़े अच्छे लगते थे, वो उनको ऊंचे ओहदे पर बिठा के रखती थी। तो इसलिए क्या है, नूरजहाँ के काल में ईरानियों को बड़े उच्च पद प्राप्त थे। अब नूरजहाँ के सम्मान में इसने क्या क्या किया? देखो, चांदी के सिक्के तक चलवा दिए नूरजहाँ के सम्मान में। उस पर नूरजहाँ लिखा रहता था। क्या लिखा रहता था? नूर जहाँ जैसी चीज़ें लिखी रहती थी। ये आपके क्या हैं? ये आपके चांदी के सिक्के बने हुए हैं, इन पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है? ये नूरजहाँ के सम्मान में इसने चलाए थे, नूरजहाँ की याद में चलाए थे, नूरजहाँ के लिए चलाए थे। क्या है? नूरजहाँ के मर्तबे के लिए चलाए थे।
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या है, इसके पुत्र कितने थे, तो इसके पुत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका परवेज, इसका एक पुत्र था। खुर्रम इसका पुत्र था। शहरयार था। खुसरो था। परवेज ये जो था, इसको महाबत खां का समर्थन प्राप्त था। महाबत खां एक व्यक्ति होता है जो कि जहांगीर का ही आपका एक सैनिक होता है, सिपाही होता है, सेनापति होता है। तो वो किसके समर्थन में था? परवेज खां के समर्थन में था। खुर्रम जो था एक व्यक्ति, खुर्रम मतलब खुर्रम जिसको क्या बोला जाएगा, जहांगीर का समर्थन प्राप्त था। और खुर्रम जिसको जहांगीर का समर्थन प्राप्त था, और खुर्रम ही आपका क्या बनता है, आगे शाहजहां बनता है। इसको जहांगीर का समर्थन प्राप्त था। शहरयार जिसको नूरजहां का समर्थन प्राप्त था। खुसरो, इसको गुरु अर्जुन देव जो होते हैं ना, सिख गुरु अर्जुन देव, ये उसको समर्थन दे देते हैं, मतलब उनकी एक तरीके से हेल्प करते हैं खुसरो की। और यही हेल्प इनको बड़ी भारी भी पड़ती है, अभी आगे बताऊंगा मैं। फिर क्या हुआ, इसे खुसरो ने क्या किया, 1606 में आपका क्या विद्रोह कर दिया। देखो 1605 में जहांगीर आपका राजा बनता है। 24 अक्टूबर 1605 यानी कि 2 ही 3 महीने में उसका क्या है, विद्रोह हो जाता है। और वो उसका बेटा खुसरो कर देता है। और वो जो बेटा होता है वो गुरु अर्जुन देव का बड़ा ही भक्त होता है। तो ये विद्रोह कर देता है। और विद्रोह में जो सहायता इसकी की थी, एक तो लाहौर का दीवान अब्दुल रहीम था और आगरा का दीवान एक हसन बेग था। तो इन लोगों ने इसकी बड़ी सहायता की थी इस विद्रोह को करने में। किसके? खुसरो की सहायता की थी। और ये होता क्या है, जब ये विद्रोह कर देता है तो जीत तो पाता नहीं है, क्योंकि जहांगीर तो जहांगीर है, अभी वो नया नया राजा बना है, तो उसके पास सारी की सारी पावर्स हैं, सारी की सारी सत्ता है। और ये विद्रोह कर देता है तो जीत तो नहीं पाता है। तो जो युद्ध होता है इसके बाद में, बहराबल का युद्ध होता है 1606 में। तो जहांगीर ने खुसरो को पराजित किया। और जहांगीर भागकर कहाँ चला गया, 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव, वहाँ जाके इसने क्या ली थी, शरण ली थी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के यहाँ शरण ली थी। क्या हुआ फिर इसके बाद, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। कैसे हत्या करवा दी, ये आप लोग देख रहे हैं इमेज में। एक बड़ा सा मतलब वो लिया और उसमें बिठा दिया और नीचे से आग जला दी। और उसी आग में जल के आपके क्या है, गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हो जाती है। तो बहुत भयानक तरीके से इसकी हत्या कराई जाती है गुरु अर्जुन देव की इस जहांगीर के द्वारा। और ये क्यों? क्योंकि इसने इसके बेटे की सहायता की थी इसको विद्रोह करने में। और विद्रोह किया, तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए था इनको, क्योंकि किसी के बेटे को भड़काना मतलब आप समझ ही सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन बाद में जो हुआ वो बड़ा ही बुरा हुआ। गुरु अर्जुन देव को भून के मार दिया गया, मतलब जिंदा जला दिया गया, एक तरीके से गर्म पानी में उबाल के मारा गया। अब जहांगीर ने क्या है, एक न्याय की जंजीर भी लगवाई थी। पूछा जाता है कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी। ये तो अलग बात है कि जहांगीर ने लगवाई थी, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ लगवाई थी, तो आगरा में लगवाई थी इसने। न्याय की जंजीर आगरा में लगवाई थी। और इसी के काल में जो अंग्रेज व्यापारी हैं, जैसे कि कैप्टन हॉकिंस आता है, तो कैप्टन हॉकिंस, अंग्रेज़ों का जो आगमन होता है यहीं से आपका स्टार्ट होता है। हालांकि अंग्रेज़ तो अकबर के काल में भी आए थे, लेकिन एक जो रेगुलर बेसिस पे आना, एक तरीके से जहाँ से परिवर्तन स्टार्ट होता है, जहाँ से जो भारत की जो मिडाइवल हिस्ट्री है एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में तब्दील होना शुरू होगी, वो आपकी यहीं से स्टार्ट होगा। उसका पॉइंट, उसका पहला क्लू यहीं से स्टार्ट होता है कि कैप्टन हॉकिंस 1608 में जब अंग्रेज़ों के यहाँ आते हैं, मतलब जहांगीर के यहाँ आते हैं। और कहाँ पे आया था, सबसे पहले सूरत में आया था। तो सूरत में आया था तो डायरेक्ट तो वहाँ पे आया नहीं। फिर और ये किस जहाज़ से आया था, हेक्टस नामक जहाज़ से आया था। ये क्वेश्चन आपका केबीसी में भी पूछा गया है। क्या केबीसी में पूछा गया है, कौन बनेगा करोड़पति में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस जहाज़ से आया था। तो कैप्टन हॉकिंस किस जहाज़ से आया था, देखो हॉकिंस इसका नाम है, और हेक्टस नामक जहाज़ से आया था। और जब ये 1609 में पहुंचता है जहांगीर के यहाँ, जहांगीर के यहाँ कब पहुंचता है, ये 1609 में पहुंचता है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, 1609 में पहुंचता है। तो 9 में जब पहुंचता है तो जहांगीर इसको क्या देता है, इंग्लिश खान की उपाधि देता है, क्योंकि ये इंग्लिश में बात करता है, उर्दू में भी बात करता है। तो ये इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर के द्वारा इसको दी जाती है। फिर एक व्यक्ति मिडल्टन आते हैं, ये भी अंग्रेजी होते हैं। फिर आपके पॉल कैनिंग और विलियम एडवर्ड टेरी आते हैं, ये भी आपके क्या हैं, ये भी अंग्रेज हैं, 1612 में आते हैं। फिर 1615 में एक व्यक्ति आता है, थॉमस रो आता है। तो ऐसे ऐसे क्या है, अंग्रेज़ों का आना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे अंग्रेज आते जाएंगे तैसे तैसे उनकी सत्ता में परिवर्तन आता जाएगा, तैसे तैसे। और जो अंग्रेज आए थे ये पहले आपके ट्रेड के माध्यम से आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए
आए थे। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। किसके लिए आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे। 1622 में क्या होता है, शाहजहाँ जो कि खुर्रम जिसका नाम होता है, उसने विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह को महाबत खां ने दबा दिया था। किसने दबा दिया था? महाबत खां ने दबा दिया था। ये महाबत कहाँ पे था? आगरा में था। तो उसने इस विद्रोह को दबा दिया था। लेकिन क्या हुआ, शाहजहाँ उसने दबा तो दिया, फिर शाहजहाँ ने क्या किया, जहांगीर से माफ़ी पत्र लिखा और माफ़ी पत्र के जरिए माफ़ी मांगते हुए कहा और अपने 2 बेटों को वहाँ पे कैद भी करवा दिया। क्या? जैसे कि जो विद्रोह किया शाहजहाँ ने, किसके खिलाफ? जहांगीर के खिलाफ। तो जहांगीर तो को हारना तो पड़ा ही, क्योंकि महाबत खां ने उस विद्रोह को दबा दिया था, दमन कर दिया था। और जब जहांगीर ने इसको दमन करवा दिया महाबत खां के जरिए, तो शाहजहाँ ने एक माफ़ी पत्र लिखा अपने पिता जहांगीर को और माफ़ी पत्र लिखा। उसमें क्या कहा कि 2 बेटों को आप मेरे कैद में रख लीजिए, मैं आपके खिलाफ कभी विद्रोह नहीं करूंगा। इसके लिए 2 बेटों को क्या करता है, कैद भी रखवा देता है, दारा शिकोह और औरंगजेब। तो ये कैद भी रहते हैं। देखिए, बाप बेटे और पोते हैं, लेकिन फिर भी इतना सारा मतलब ये कुछ हो रहा है। तो समझ सकते हैं ये सब खेल किस चीज़ का? ये सब खेल है आपके शासन का। ये सब खेल है एक तरीके से पॉलिटिक्स का। ये सब खेल है आपकी क्या है, एक तरीके से उस भूख का जो कभी ना मिटने वाली होती है। और वो भूख होती है अपने को शासन करने की, वो भूख कि मैं शासन पे आऊँगा, मैं शासन पे आऊँगा, कि मुझे राजा बनना है, मैं ताकतवर बनूँगा। ऐसी भूख क्या होती है, ख़ानदान में ही मतलब एक तरीके से वो करा देती है, जिसकी वजह से ख़ानदान टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ऐसा ही इसके साथ भी हो रहा था। और 1626 में क्या हुआ, महाबत खां ने, जिस महाबत खां ने शाहजहाँ के विद्रोह को दबाया था, उसी महाबत खां ने क्या किया, बाद में जहांगीर को बंदी बना लिया। और जहांगीर को बंदी बना लिया तो जहांगीर की जो मृत्यु है वो 1627 में हो जाती है, शराब पीने की वजह से। और ये एक ऐसा शासक होता है जिसने शराब पर पाबंदी भी लगाई थी और खुद शराब पीकर मर भी गया था। ऐसा होता है कभी कभी क्या, अक्सर ऐसा होता रहता है कि जो जिस चीज़ पे पाबंदी लगाता है वो उसी चीज़ का आदी भी होता है। तो जहांगीर का भी ऐसा ही मामला था कि ये शराब पीने की वजह से इसकी मृत्यु हुई थी और इसने शराब पे क्या किया था, पाबंदी भी लगाई थी। जहांगीर ने तंबाकू और शराब पर रोक लगाई थी, आपको मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया। बहुत सी ऐसी बातें इसने इसने अच्छे काम भी बहुत किए थे, जैसे किसी की ज़बरदस्ती कोई ज़मीन नहीं छीन सकता, बहुत से ऐसे काम इसने करवाए थे। अब जहांगीर का हम क्या पढ़ लेते हैं, जहांगीर का आपका क्या है, इसको क्या बोलते हैं, साहित्यिक काल, जिसमें रचनाएं कुछ होती हैं उसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो इसकी पुस्तक है तुझके जहांगीरी, इसकी आत्मकथा क्या है, तुझके जहांगीरी, ये फारसी भाषा में लिखी हुई एक बुक है। और इसको जो पूरा किया था ये मोतबिंद ने किया था। हालांकि लिखना तो इसी ने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये इसकी खुद की किताब है, आत्मकथा है, तो आत्मकथा तो खुद ही लिखी जाती है। लेकिन इसको जो पूरा करने का काम किया था वो मोतबिंद ने किया था। और ये फारसी भाषा में लिखी गई थी और यहाँ पे जो राजकीय भाषा थी वो भी आपकी क्या थी, फारसी ही थी। इसके जो कवि एक यहाँ पे हुए हैं संस्कृत के कवि जगन्नाथ, इनको पंडिता राज की उपाधि दी गई थी। क्या उपाधि दी गई थी? पंडिता राज की उपाधि दी गई थी। यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है, मुझे ये उपाधि वाला पॉइंट हाईलाइट करना चाहिए था। और इसके समकालीन एक व्यक्ति थे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा महाकवि सूरदास, जिन्होंने शारावली की रचना की है, सूर साहित्य की रचना की है। तो वो जहांगीर के समकालीन कौन थे? आपके महाकवि सूरदास आपके क्या थे, इनके समकालीन थे। ऐसा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके समकालीन कौन था। अब चित्रकला के बारे में देख लेते हैं। चित्रकला का स्वर्ण काल आपका जहांगीर का काल बोला जाता है। चित्रकला अगर किसी के काल में सर्वाधिक फूली है, एक तरीके से डेवलप हुआ है, एक तरीके से उसका चरमोत्कर्ष हुआ है, तो वो आपका कहाँ पे हुआ है? जहांगीर के काल में हुआ है। जहांगीर से पहले जो चित्रकला थी वो सिर्फ ग्रंथों में होती थी, सिर्फ किताबों में उसके बारे में जानकारी मिलती थी, कोई उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता था। लेकिन जहांगीर जब आते हैं तो जहांगीर चित्रकला को इस ऐसे लेवल पे ले जाते हैं, बड़े बड़े चित्रकारी कराते हैं। और इन्होंने आगरा में एक चित्रशाला का भी निर्माण कराया था। ये देख लिए, सारी की सारी पेंटिंग्स है, ये सारी की सारी क्या है, पेंटिंग्स हैं। आपको ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि ये पेंटिंग्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब लोग हैं, उनकी एक इमेज खींच ली गई, एक फ़ोटो ले ली गई कैमरे से। आपको क्या लग रही, पेंटिंग नहीं लग रही, लेकिन ये क्या थी, पेंटिंग थी। तो जहांगीर के अंदर एक खूबी भी थी। क्या खूबी थी कि ये चित्र देखकर चित्रकार का नाम बता देता था। तो ऐसा एक बादशाह हुआ है जो चित्र देखकर चित्रकार का नाम बोल देता था कि ये चित्र उसने बनाया है, ऐसे बता देता था। तो वो कौन था? आपका जहांगीर था। और प्रमुख चित्रकार आपके ये थे, बिशनदास थे, दौलत खां थे।
फारूक बेग थे, अब्दुल हसन थे, अब्दुल हसन भी थे, एक अबुल हसन भी थे, उस्ताद मंसूर भी थे, मोहम्मद नासिर भी थे। तो ये सारे के सारे इसके यहाँ पे चित्रकार थे। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बिशनदास दौलत खां, फारूक बेग, उस्ताद मंसूर, मोहम्मद नासिर, अब्दुल हसन, बहुत इंपॉर्टेंट आपके यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि मिडाइवल इंडिया से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे कंप्लीट हिस्ट्री तो पढ़ानी पड़ेगी ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसकी वास्तुकला के बारे में। वास्तुकला में क्या है, जैसे इसने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया है, जो कि आपका आगरा में है। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पे बनवाया है? आगरा में बनवाया है। और ये नूरजहाँ के द्वारा बना गया है। देखिए, जहांगीर के काल में बना गया है, लेकिन किसके द्वारा निर्मित है? किसके द्वारा निर्मित है? नूरजहाँ के द्वारा। आपका पिता मिर्जा गयास बेग का मकबरा आपका कहाँ पे आपका है? ये आगरा में। और सफ़ेद संगमरमर की प्रथम इमारत और पित्रादुरा शैली में है। सफ़ेद संगमरमर की प्रथम इमारत है ये, और पित्रादुरा शैली में है। बाद में ताजमहल भी बनता है, लेकिन ये पहली इमारत आपकी यही है। तो ये आपका क्या है? एतमाउद्दौला का मकबरा है। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, ये भी नूरजहाँ के द्वारा निर्मित है। ये आपका कहाँ पे? ये आपका कहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपका लाहौर में बना हुआ है। तो ये आपका किसका है? जहांगीर का। ये आपका किसका है? एतमाउद्दौला का मकबरा, यानी कि मिर्जा गयास बेग का मकबरा है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये वास्तुकला है इसकी। तो आज की जो क्लास है वो दोस्तों इतनी ही रहने वाली है, यहीं तक है। आज हमने जहांगीर के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली है। तो वीडियो कैसी लगी है आप लोगों को? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो देखना अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें कि कंटेंट में ज़बरदस्त है, कंटेंट में दम है, कंटेंट अच्छा है। ये सारी बातें लिखा करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं और बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, और बेहतर क्लास बनाने की कोशिश करता हूँ, और अच्छा सिलेबस डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, आप लोगों से एक बहुत बड़ी गुजारिश है, आप लोग मेरी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो शेयर कर दिया करें। इससे आप लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा ज़रूर थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। मुझे एक तो मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को वॉच कर पा रहे हैं, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मेरा मोटिवेशन आपको फ़ायदा दिलाएगा कि मैं जितना मोटिवेट होऊंगा, उतनी अच्छी क्लास लेके आऊँगा, उतना अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोगों को इतना सा काम करना है कि क्लास को शेयर कर दिया करें। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।